नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण और आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं अभी बात जो करने वाले हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक की बात करने वाले हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक में क्या होता है कि जो भी आपका मैट्रिक दिया होगा यानी आव्यूह जो दिया होगा उसकी पंक्तियों को कॉलम में बदल देता है। ठीक है, यही हमारा होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक को जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हम इस तरह से करते हैं, यानी इस पे डैश लगा के, या हम इसको करते हैं इस पे इस तरह से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। तो इनमें से कोई दो साइन को हम दो साइन लगा के या फिर ये साइन लगाएंगे या फिर ए के ऊपर ये लगाएंगे और ये हम बताते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। क्लियर हुआ? सिंपल सा है, जो भी आपका मैट्रिक है, तो अगर यहाँ पे ए है कोई, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इक्वल टू ए डैश, ये हम लिखते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है आपका, इक्वल का साइन लगा के यहाँ पे इस पे डैश का साइन लगाते हैं, तो या फिर हम इसको बोलेंगे ए पे ये बार का साइन लगा देते हैं इस तरह से। ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक होता है। सिंपल मैंने बताया कि पंक्ति को कॉलम में बदल देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक लेट करके एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट ए कोई हमने मैट्रिक यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 1 4 8 6, ये मैंने ले लिया। अगर मैं ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए अगर ट्रांसपोज निकालना है इसका, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहली पंक्ति है R1 और दूसरी पंक्ति है आपकी R2, R1 और R2। क्या करेंगे, पहली पंक्ति को कॉलम में बदल देंगे। तो देखो इसको यहीं से इसको फिक्स रखेंगे, इसको यहाँ पे हम बदल देते हैं, तो 1 और 4। दूसरी पंक्ति है तो -8, ये देखो इस तरह से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ए कहलाएगा। ये जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ए कहलाएगा। क्लियर हुआ? बस इतना होता है। अगर आपका कोई मैट्रिक 3x3 का है, यानी जिसकी ऑर्डर जो है 3x3 है, तो भी आप उसको पंक्ति को कॉलम में बदल दोगे। अगर आपका कोई मैट्रिक 2x2 का है तो भी पंक्ति को कॉलम में बदल दोगे। या 2x3 ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि अगर आपका कोई एक आव्यूह है ए, जिसका ऑर्डर है आपका ए आई जे एम इंटू एन, ठीक है, देन जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक बनेगा यानी ए डैश और जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा एन इंटू एम। तो ये कंडीशन आपको एक तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप में दे सकते हैं कि जब कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाता है तो कुछ वो लोग एक एग्जांपल ना देके उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट आपका ये हो जाएगा कि अगर ए कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर है एम इंटू एन, अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं यानी कि इसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए आई जे और ऑर्डर चेंज हो जाएगा एन इंटू एम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ली ट्रांसपोज की। अब देखो यहाँ पे एक बात और करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक जो होता है ये किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि आव्यूह परिवर्त के गुण, आव्यूह परिवर्त के गुण कौन कौन से गुण होते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक ट्रांसपोज, ठीक है, ये इसकी बात कर लेते हैं। देखो तो मैट्रिक के जो ट्रांसपोज होता है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है, अगर कोई एक मैट्रिक है उसका आपने ट्रांसपोज निकाला है और अगेन आप क्या करोगे, फिर से उसका ट्रांसपोज निकाल दोगे। ट्रांसपोज आपने एक बार निकाला है, दोबारा से उसका ट्रांसपोज, उसी ट्रांसपोज जिसका निकाल चुके उसका ट्रांसपोज आप निकालोगे, तो इक्वल टू ये क्या होता है, जो ओरिजिनल आपका आव्यूह होता है उसके बराबर हो जाता है। यानी जो प्रारंभ में आव्यूह होगा जिसका आपने ट्रांसपोज निकाला था, ठीक है, वही आपको मिल जाएगा। सीधा सा हुआ, कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई मान लो छड़ है, आप उसको एक बार उल्टा कर दो और फिर उल्टी साइड को फिर से उल्टा कर दो, यानी कि मतलब क्या होगा, फिर से सीधा हो गया, फिर से कंडीशन आ गया। सेम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज निकाला, यानी पंक्ति से कॉलम में बदला, फिर से
पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया, ठीक है, तो जो पंक्ति पहले थी वही पंक्ति आ जाएगी और जो कॉलम पहले था वही कॉलम आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी इसका गुण जो होता है वो ये होता है कि ए प्लस बी ट्रांसपोज, अगर ए और बी का ए प्लस बी को हमने ऐड कर दिया, दो अवयव को ऐड कर दिया, जोड़ दिया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये होता है किसके इक्वल है, ये होता है आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यानी इनको अलग अलग जोड़ने पे जो अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी वही इन दोनों को जोड़ करके अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो भी वही वैल्यू आपकी हो जाती है। चलो दिख रहा है इससे। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, तो थर्ड कंडीशन ये होती है किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं के ए और इसका क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, के ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी स्केलर के साथ में पहले अवयव में मल्टीप्लाई किया फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि किसी पहले ट्रांसपोज ए का निकालेंगे फिर उस स्केलर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी ये कंडीशन आपकी कैसी होगी, सेम रहेगी। तो तीन कंडीशन यहाँ पे सीखी। जो फोर्थ कंडीशन रहती है वो आपकी ये रहती है ए बी का ट्रांसपोज। अगर हमारे पास कोई एक दो अवयव है उनका मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है, ए और बी, ए इंटू बी निकाला और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ना यही पूछी जाएगी, क्योंकि आपको जब एग्जाम्पल देंगे वहां पे तो आपको वो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो ये डज नॉट इक्वल टू होता है, क्या होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है, जबकि ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। मल्टीपल में ये सीख चुके हैं कि अगर कोई एक अवयव है, दो अवयव है जिनका मल्टीप्लाई ए बी है और हम इसको बी ए लिखना चाहें तो ये डज नॉट इक्वल टू होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं इसके। हम लिख पढ़ चुके हैं जब हमने गुणन की जो गुण थे अवयव के वो पढ़े थे, तब हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये है कि अगर आपका ए बी है, ए इंटू बी दो अवयव का गुणन है, उसका ट्रांसपोज आपने निकाला है, अगेन आप इसको अगर चाहो तो अगर इसको जैसे ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल के फिर से मल्टीप्लाई करो तो फिर ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये वैल्यू आपकी डज नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करेगी। किसके इक्वल होगी, बी का ट्रांसपोज निकाल के, ए का ट्रांसपोज निकाल के फिर उनका बी इंटू ए करोगे, ना कि ए इंटू बी करोगे, तब ये कंडीशन लागू होगी। तो मोस्टली आपको जो एग्जाम में यहाँ पे आपके बुक की बात करें तो बुक में ये डिस्क्राइब की गई है, ये तीनों चारों डिस्क्राइब की गई, ये डिस्क्राइब नहीं की गई है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कभी, ठीक है, क्योंकि अब मोस्टली जैसे एनडीए के एग्जाम देने जाते हो, एयरफोर्स के एग्जाम देने जाते हो, जिसमें आपको ये पूछा जाता है, या फिर आपका जो 12th का एग्जाम होगा उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा उसमें ये कंडीशन जो मैंडेटरी कर सकते हैं, वो रख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो ये डज नॉट इक्वल के बराबर होता है। यहाँ पे देखो हमने ट्रांसपोज के बारे में पूरी तरह से बात कर ली है। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा ट्रांसपोज से नहीं जाएगा कहीं भी, मैंने एक एग्जांपल लेके भी बात कर ली है, ठीक है, तो ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा सम्मित अवयव। सम्मित अवयव क्या होता है और विषम सम्मित अवयव क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। चलो तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और फिर बात कर रहा हूं आगे। सम्मित अवयव, सम्मित अवयव, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ। अभी देखो बात करते हैं आगे सिमेट्रिक कब होता है, कब सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि सम्मित अवयव कब होता है, कब नहीं होता है, ठीक है। देखो एफ ए क्या समझना, एफ ए इक्वल टू ए,
डैश। यानी अगर किसी ए अवयव का ट्रांसपोज निकाला जाए, ठीक है, जो ट्रांसपोज है वो ए यानी जो पहले अवयव था उसी के इक्वल हो जाए, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सम्मित अवयव होता है। क्लियर हुआ, ये आपका सम्मित अवयव कहलाता है। यानी कोई एक ऐसा आपको अवयव रखना है जिसमें क्या होगा कि अगर उसका ट्रांसपोज आप निकाल दो, क्या कर दो, ट्रांसपोज निकाल दो। ये देखो, ये क्या निकाला गया मैंने यहाँ पे, ट्रांसपोज निकाला है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ट्रांसपोज आपने निकाला है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो जो ए अवयव था आपका ए उसके ही इक्वल है। तो ये कंडीशन को फॉलो करता है। अगर ये कंडीशन को कोई फॉलो करता है तो वो क्या होगा आपका, वो आपका सम्मित अवयव कहलाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स हम यहाँ पे एक कोई अवयव यहाँ पे ले लेते हैं। देखो इस तरह से, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि 2x2 कोटि का एक अवयव यहाँ पे लेने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक अवयव ले रहा हूं, ठीक है। देखो क्या ले रहे हैं, 1 1 2 मैंने ले लिया, ठीक है, और 2 और मैंने यहाँ पे ले लिया -6, ये ले लिया मैंने। क्लियर हुआ। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें पंक्ति को कॉलम में बदलना है और कॉलम को पंक्ति में बदलना है। बदलते हैं बेटा, देखो ये क्या है, R1, ये है आपकी R2। चेंज करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपका पहली पंक्ति है, यानी इसको उठा के कॉलम में रखेंगे 1 और 2। दूसरी पंक्ति कौन है, ये है आपकी, इसको दूसरे कॉलम में रखते हैं 2 और -6। अब मुझे ये देख के बताओ कि जो ये अवयव है और ये जो अवयव मैंने बनाया है, इसमें पंक्ति को कॉलम में बदल दिया है, यानी कि रो को कॉलम में बदल दिया है, यानी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया है और रो को कॉलम में बदल दिया है मैंने, ठीक है। तो इसमें मुझे ये बताओ कि क्या कोई अंतर आया है, इनके अवयवों में कोई अंतर आया है, इन अवयवों के चिन्हों में कोई अंतर आया है, नहीं आया है। जो ये लिखा है वही ये लिखा है, लेकिन हमने इसकी पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दिया है, यानी पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दिया है, ठीक है, फिर भी परिवर्तन नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज है इसका, ठीक है। तो ये कंडीशन किसको लागू कर रहा है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये वाला जो अवयव होगा वो कैसा हो जाएगा, अतः अवयव देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, अतः अवयव एक सम्मित अवयव। कैसा है आपका, सम्मित अवयव है। सम्मित अवयव है। क्लियर हुआ। देखो सम्मित की मैंने बात कर ली, अब हम विषम सम्मित की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विषम सम्मित की बात करते हैं। तो आप एक काम करिए, इसको इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे मैं इसकी बात करता हूं। चलिए विषम सम्मित की बात करते हैं। क्या होता है बेटा, देखो विषम सम्मित अवयव, जिसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें कोई नया रूल नहीं लागू हुआ है। इसमें क्या हुआ है, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये कंडीशन। इससे पहले क्या पढ़े थे, ये पढ़े हुए थे कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आपका होता था सम्मित अवयव, ठीक है। और अगर विषम सम्मित लेके आना है तो यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, आपको यह बताना पड़ेगा कि ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ए का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो होगा तो ए ही, लेकिन क्या होगा, उसके एलिमेंट यानी उसका माइनस हो जाएगा आपका, ये होगा माइनस हो जाएगा। मैं एक समझाता हूं कैसे। देखो मैं यहाँ पे लेट करके एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स ए कोई यहाँ पे मैं अवयव ले लेता हूं, ठीक है। अवयव मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो -4
सॉरी 0 -3 4 और 0। मैंने यहाँ पे ये आप भी यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं आपकी, क्योंकि ऐसा लेना होगा जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये आपका विषम सममित है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूं 0 -1 -1 और 0, ये लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पे देख लो अभी क्या हो सकता है, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको यहां पे हटा दो ये, ठीक है, मैंने यहां पे कर दिया। चलो इसको चेंज कर लेते हैं, क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, देखो चलो देखो, इसको पंक्ति को कॉलम बोलते हैं। ये आपकी पहली पंक्ति है R1, ये आपकी पंक्ति दूसरी है R2। इसको चेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, देखो पहली पंक्ति यानी कि 0 -1, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका दूसरी पंक्ति यानी 1, 0, ये हो गया। क्लियर हुआ। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये तो आपका परिवर्ताव्यू हो गया, परिवर्ताव्यू, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, यानी ये इसका एक ट्रांसपोज हो गया, ये था, इसका ट्रांसपोज ये हो गया। देखो 0 यहाँ था, 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे था, ये भी 1 है, और 0 यहाँ पे था, ये भी 0 है। लेकिन अंतर क्या हुआ, ये माइनस का 1 था, यहाँ प्लस का 1 हो गया, ये प्लस का 1 था, यहाँ माइनस का 1 हो गया। मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, जो एलिमेंट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए, और जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। यानी कि जो एलिमेंट के जो साइन होते थे, अवयवों के जो साइन होते थे वो विपरीत हो गए, और विपरीत हो गए तो मतलब क्या हुआ कि ये -a ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, -a ट्रांसपोज हो गया। अगर आपको क्या दिखाना है, देखो ध्यान से देखना, अगर आपको लगता है कि ये कैसे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में माइनस का गुणा करा दो तो क्या मिल जाना चाहिए, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ट्रांसपोज मिल जाना चाहिए, यानी सिर्फ इसका ट्रांसपोज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। देखो इसका ट्रांसपोज का मतलब है कि यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये तो 0 है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो तो ये देखो 0 1 ये भी वही है, और -1 0 ये भी वही हो गया। तो यहाँ पे इस कंडीशन को जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या होगा, ये आपका फिर से ये ट्रांसपोज मिल जाएगा, ए का ट्रांसपोज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ये नहीं कराते हैं तो यहाँ पे ये प्लस का और ये यहाँ पे माइनस का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ए का जो ट्रांसपोज निकाला है, ठीक है, वो क्या है आपका, है तो ए के इक्वल, लेकिन ये नेगेटिव आपका हो जाएगा, तो ये होता है ए ट्रांसपोज। क्लियर हुआ। तो मैंने यहाँ पे बात कर ली, और जो आपका इसका ट्रांसपोज निकाला था, तो ये विषम सममित अवयव को कब हो जाएगा, जब ए इक्वल टू -a ट्रांसपोज, ये होगा तो विषम सममित अवयव हो जाएगा। चलो मैंने यहाँ पे बात कर ली। अभी देखो दो कॉन्सेप्ट आपसे और पूछे जाते हैं, ठीक है, सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में। तो सममित अवयव को हम योग के रूप में लिखते हैं, यानी P इक्वल टू होता है आपका 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ए, ये होता है। और अगर विषम सममित की बात करते हैं तो Q इक्वल टू नोट करते हैं 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ए। तो मोस्टली आपको ये कंडीशन पूछी जाती है, तो ये होता है आपका, ठीक है, इसको यहां पे लिख दो, देखो यहां पे लिख देंगे सममित अवयव का योग, सममित अवयव का योग, और ये होगा आपका विषम सममित अवयव का योग, ये कहना है। देखो तो यहाँ पे हमने बात कर ली, ठीक है। सममित अगर अवयव का योग निकालना है तो P इक्वल टू हाफ, यानी कि जो आपका अवयव है उसका ट्रांसपोज उसको ऐड कर देंगे और 1/2 से उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी ये स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों 1/2, यानी कि जो ट्रांसपोज और मैट्रिक होगा और जो मैट्रिक होगा उनका डिफरेंस निकालेंगे और उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये विषम सममित का हो जाएगा और ये सम सममित का योग हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे बात की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की बात की,
सिमेट्रिक की बात की, स्क्यू सिमेट्रिक्स की बात की, ठीक है, यानी कि सममित आव्यूह की बात की और विषम सममित आव्यूह की बात की। साथ ही साथ में सममित आव्यूह के योग की बात की और विषम सममित आव्यूह के योग की बात की। तो मैंने इतना यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है, साथ ही साथ में जो एग्जाम्पल एक एक लेके मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, तो ये चाहे 2-2 की कोट के आपके आव्यूह हो या 3-3 की कोट के आव्यूह हो या 2-3 की कोट की आव्यूह हो, ठीक है, उन सब में लागू होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सममित और विषम सममित आव्यूह की, तो यहाँ पे आपको एक वर्ग आव्यूह की लिए ही ये लागू होते हैं। वर्ग आव्यूह में ही क्या होंगे, ये आपके लागू होंगे। ये आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। और एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इसका बनता है वो ये बनता है, आप इसको मतलब स्टार बना लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, विषम सममित आव्यूह का विकर्ण, जो मुख्य विकर्ण होता है ये, ठीक है, ये वाला, ये कैसा होगा, शून्य होगा, शून्य होगा या शून्य होता है, तभी ये कंडीशन को लागू करेगा, अदरवाइज इस कंडीशन को लागू नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपको देख के बताने के लिए कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है यानी कि विषम सममित आव्यूह है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा, होता है पहले से। क्लियर हुआ। तो इन चीजों की बात की। अब इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, वो आपका रहता है व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम, और पंक्ति स्थानांतरण द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना होता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक होता है, ठीक है, बाय एलिमिनेटरी मेथड्स, ठीक है, उसको हम एक स्पेशल वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और मैं ट्रिकी माध्यम से बताना चाहूंगा उसको, जिससे कि आप कभी भी ना भूलो। तो इस चैप्टर में यहाँ पे सिर्फ इतने ही मैं शामिल करता हूँ, और साथ ही साथ में वो जो वीडियो होगा, ठीक है, इसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना ही इसमें बात करता हूँ। तो अभी तक मैंने यहाँ पे जितने भी पॉइंट थे आपके इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने सभी को बात की है, सभी पे बात की है, और मैंने सभी को डिटेल से बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड जो है आपके, उनके साथ भी शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, उनको सिर्फ, और जो 12th के और 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं उनको, और उनको सेंड ना करें आप जो इंटरेस्टेड नहीं है, यानी जो मैथ नहीं पढ़ रहे हैं या मैथ को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मैथ नहीं पढ़ रहे होते हैं किसी रीजन की वजह से, या वो सब्जेक्ट नहीं लिए होते हैं, लेकिन उनकी प्रीवियस क्लासों में उनका इंटरेस्ट मैथ में रहा होता है, तो आप उनको उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनमें एक इंटरेस्ट होता है मैथ को जानने के लिए, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।